यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए। सब ठीक है? सैफ आपका कुछ सवाल है तो बताइए। अबू बकर आपका कुछ सवाल है तो बताइए। Any question? Okay. Okay. इन्होंने यहाँ प्राइम कॉस्ट भी निकाली हुई है, वही मटेरियल और लेबर को जमा कर देना था। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, यही कहा था ना हमने। इसी का नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसी का नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जमा किया, क्लोजिंग वर्क। अच्छा, ये देखिए, ये एक टाइटल नजर आ रहा है दरमियान में आपको? नहीं नहीं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया है ना, मैंने आपको उसमें डायरेक्ट यूं लिखवाया है, प्लस ओपनिंग लेस क्लोजिंग। बीच में मैंने कुछ नहीं किया, यानी मैं आपको वापस जाके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने लिखा परचेजेस में ओपनिंग रॉ मटेरियल को जमा किया और क्लोजिंग को नफी किया और सीधा जवाब निकाल दिया। मैंने ऐसे नहीं आपको कहा कि ओपनिंग में जब परचेजेस को जमा करेंगे तो उसका क्या जवाब होगा। यानी ये है 15,000 ओपनिंग रॉ मटेरियल, 50,000 आपने परचेज कर लिया, कुल कितना हो गया? मैंने ये टोटल नहीं लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? लगाया नहीं लगाया? नहीं लगाया था, अब लगा दी। नहीं लगाया था ना? इस 65,000 का भी कोई नाम रखना हो तो क्या रखेंगे? रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। भाई, परेशानी क्यों रहती है आपके चेहरे पे हर वक्त? हर वक्त टेंशन ही रहती है। आई हैव नेवर सीन समथिंग कि हाँ बड़ा मजा आ रहा है। क्या वजह है? कुछ समझ नहीं आ रहा होता या क्या हो क्या रहा होता? आ रही समझ? गुड। हंसते मुस्कुराते आसानी से समझ आती है, टेंशन से नहीं समझ आती। ओके, तो आपके पास 15,000 का रॉ मटेरियल पहले से पड़ा था, 50,000 आपने और खरीद लिया। इसको यही कहेंगे ना, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। उसमें से 11,000 बच गया, तो मैं कहूंगा बाकी किधर गया? रॉ मटेरियल यूज्ड। आगे आगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जमा कर दी, ये हो गई प्राइम कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जमा कर दी, ये हो गई फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जमा किया, तो इसका भी तो कोई मतलब होगा। अभी तो मैंने कुछ नहीं, अभी मैंने क्या कहा? ओपनिंग जमा करो, क्लोजिंग। अब मैं कह रहा हूँ ठहर जाओ, ओपनिंग बस जमा करके बताओ इसका क्या मतलब है। यानी 1,05,000 आप फैक्ट्री में झोंक चुके हैं। भाई इधर, इधर 1,05,000 आप फैक्ट्री में क्या झोंका है आपने फैक्ट्री में? मटेरियल फेंक दिया फैक्ट्री में? फैक्ट्री में कहा? नहीं, ये 1,09,000, ये 1,05,000 कहाँ फेंका है आपने? नहीं यार, 54,000 का रॉ मटेरियल फेंका है भाई। 15,000 पहले से था, 50 का और खरीदा, 65 का हो गया, 11,000 का स्टोर में बचा पड़ा है, 54,000 कंज्यूम हो गया। ये किधर पड़ा है? कंज्यूम्ड मटेरियल किधर है? ये अभी ये फिनिश नहीं हुआ, अभी इस पे काम चल रहा है। ये कहाँ है? ये फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, जहां पे माल मसाला तैयार हो रहा है। ये 54,000 आपने वहां झोंका हुआ है, और ये लेबर, ये भी वहीं झोंकी हुई है। ये ओवरहेड्स भी वहीं लग रहे हैं। यानी ये वो माल मसाला है जो इस वक्त अंडर प्रोसेस है ना? ये वो टोटल खर्चा है जो फैक्ट्री में अंडर प्रोसेस है। आपने कहा पहले से कुछ इन प्रोसेस पड़ा हुआ था ओपनिंग,
भाई एक देखो ना, इतनी मुश्किल बात ये बिल्कुल नहीं है। रॉ मटेरियल पे वापस आके समझते हैं। आपने रॉ मटेरियल 50,000 का परचेज किया, 15,000 से पहले तो भी प्यासी, तो कुल 65 हो गया ना मेरे पास। ऐसे ही इस साल 1,05,000 रुपया आपने फैक्ट्री में झोंका है। आप कहते हैं 10,000 का तो पहले से इन प्रोसेस भी था, इसका मतलब है 1,05,000 मैंने अब खर्चा डाला है और 10,000 पहले से प्रोसेस में था, तो टोटल कितना हो गया? ये क्या है? ये है टोटल गुड्स इन प्रोसेस अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, है ना? टोटल वर्क इन प्रोसेस अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उसमें से मैंने कहा यार 6,000 का सिर्फ अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो बाकी किधर गया? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अच्छा फिर मैं आगे आ गया, मैंने कहा यार जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं वो कितने की हुई हैं? 1,09,000 की। उसमें ओपनिंग फिनिश गुड मैंने जमा कर दी भाई। 1,09,000 की गुड्स तो इस मर्तबा मैंने फिनिश कर ली हैं मैन्युफैक्चर्ड। 25,000 की पहले से पड़ी थी, तो कुल कितनी हो गई? 1,09 जमा 25, 1,00,000। ये क्या है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, है ना? गुड्स अवेलेबल फॉर, ये मैं बेच सकता हूं। उसमें से 10 की नहीं बिकी, तो मैंने कहा बाकी 1,24,000 सोल्ड। तो इस तरह से आप चाहें तो हर एक नंबर जमा करके उसका कोई नाम रख सकते हैं। हम आसानी के लिए क्या करते हैं यार, ओपनिंग जमा क्लोजिंग ना, फिर डायरेक्ट जवाब निकालो, ठीक है? क्योंकि हमने दरमियान में हर बच्चे का नाम रखना हमारे लिए फर्ज नहीं है। इसका ये रखो, इसका ये रखो। लेकिन ये इसलिए मैंने बताया, एक तो किताब में भी दिए हुए, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है वो बीच के टाइटल इस्तेमाल कर ले, वो कहे कैलकुलेट दी गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो पूछे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मैं कहूंगा ओपनिंग फिनिश गुड जमा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जमा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस जो बच गई हैं बाकी सोल्ड। इसी तरह रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस क्लोजिंग करूंगा तो रॉ मटेरियल यूज्ड। तो इस तरीके से ये चीजें कैलकुलेट होती रहती हैं। तो यही टाइटल्स यहाँ किताब में अगर आपको जगह जगह नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, लेस क्लोजिंग किया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लस डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट की एक्सपेंसेस तो प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड की है तो फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जमा कर दिया और परचेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी ले लिया। अभी वर्क इन प्रोसेस हो सकता है किसी का मैं उठा के ले आऊं, कोई फैक्ट्री है वो बंद हो रही है, वो कहे यार मैं फैक्ट्री चला रहा था, मैं दालें बनाता हूँ या मैं केमिकल बनाता हूँ, ये केमिकल इन प्रोग्रेस है लेकिन मैं तो फैक्ट्री बंद करूँ, तू ये इन प्रोग्रेस केमिकल ही उठा के ले जा, बाकी का तू फिनिश कर ले। मैं अच्छा ठीक है दे दे। तो हो सकता है ना कि मैं वर्क इन प्रोसेस परचेज भी कर लूँ, यानी कोई चीज इन प्रोसेस हो और मैं परचेज करके ले आऊं, तो वो भी मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उसमें से जो स्टिल इन प्रोसेस है वो माइनस किया तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा हो गया। इसी तरह अब आ गया स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर हमने वही किया, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स अगर कोई है तो, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आ गया एडमिन सेलिंग खर्चे और फिर आ गया। तो ये एक मास्टर फॉर्मेट किताब ने बना के दिया कि जिसमें सारी चीजें लिख दी, भले हैं या नहीं है, सवाल में नहीं थी सारी चीजें,
लेकिन उन्होंने लिख दी है ताकि कल को आपको याद रहे कि यार अगर ये चीज है तो ये कहाँ फिट करनी है। ठीक है ना, यहाँ ये उसने जीरो दिया हुआ है नहीं सवाल में, लेकिन उन्होंने लिख दिया है ताकि अगर कल को परचेज ऑफ WIP आ जाए तो आपको पता होगा यार मैंने यहाँ फिट करना है। तो इस तरह ये अगली एग्जांपल आ जाती है, ये अब आप खुद हल करेंगे। ये भी आप खुद करेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप खुद हल करेंगे। ओके तो सर लेकिन वो उसके अंदर ना जो फिनिश होते हैं ना उसके बुक के अंदर उनका आंसर आता है 270 यूनिट। मेरा आंसर वो 201.7 तो वो ये वाला ये सर इसके अंदर। ओके, आइए अटेम्प्ट करते हैं। The following balances and transactions relate to month of Maria Enterprises. ME manufactures and sells only one product which it had patented and branded last year. 1 मार्च को रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इतनी है, वर्क इन प्रोग्रेस निल है, फिनिश गुड्स इतनी है। 1 kg of raw material is used to manufacture 1 unit of finished good. The budgeted production overheads are 1 lakh and normal capacity per month is 5,000 per unit. 5,000 units. Transactions during March, purchase of direct material इतना है, indirect material इतना है, issue of material to production इतना है, total payroll इतना है, payroll production supervisor इतना है, payroll relating to selling admin इतना है, और depreciation इतनी है, और sales है। There is no work in process inventory at the end. The finished good inventory is measured using periodic weighted average method using predetermined absorption rate. Okay. हमें करना क्या है? अटेम्प्ट रिक्वायर है जी प्रीपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर 4 से 25% निकालते हैं। वो हम कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट बनाते नहीं करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रॉ मटेरियल यूज्ड, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेस, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास है 1.5 लाख रुपए का, परचेजेस हमारे पास हैं 7,80,000 रुपए की, और अब हमें चाहिए क्लोजिंग रॉ मटेरियल। वो कितना है? अगर आप देखें तो हमारे पास ओपनिंग में 1000 kg मौजूद था और हमने 4800 kg प्रोडक्शन को इशू कर दिया है, तो 1000 हमने यहाँ से इशू किया होगा, फाइफा बेसिस है ना, 1000 हमने ओपनिंग वाला इशू कर दिया होगा और 3800 हमने करंट परचेज में से इशू कर दिया होगा। तो ये जो 5200 है इसमें से 3800 हमने इशू किया होगा और 1000 ये वाला, तो इस तरह से 4800 बन गया। तो अब मुझे बताइए अगर 7,80,000 रुपए का 5200 kg हो तो 1 kg कितने का होगा? डिवाइड बाय 5200 जी। $200 205 रुपए का। यानी हमें ये पता चल गया कि एक रॉ मटेरियल 1 kg हमने 205 रुपए का खरीदा है, 5200 में से 3800 हमने यूज कर लिया, तो बाकी का 1400 किधर है? 1400 किधर है? अच्छा जी 150 कर देते हैं जो आप कह रहे हैं, चलें। अच्छा जी अब मुझे ये बताइए, नहीं यार मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरा सवाल है 7,80,000 तकसीम 5200 कर दें, 150 रुपए का 1 यूनिट है। मुझे ये बताइए
अगर 5200 में से 3800 यूज हो गए हैं तो बाकी की 1400 किधर है? बाकी 1400 किधर है? वो इन्वेंट्री में। एक यूनिट 150 का है तो 1400 यूनिट कितने के हैं? जी कितने पैसे बने? 2,10,000। तो रॉ मटेरियल यूज निकाल दीजिए, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। $7,20,000। तो ये हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम 7,20,000 का। इसका हो सकता है कि हम डायरेक्ट यूज, हमने टोटल 4800 यूनिट इशू किया है प्रोडक्शन में। 4800 में से 1000 के जी ये वाला है, ये कितने का है? 1.5 लाख का। और 3800 के जी ये वाला है, ये 150 वाला है। तो 3800 ज़रब 150, क्या जवाब आया? 5,70,000। और 1,50,000 वो ओपनिंग वाला 1000 के जी। तो कुल कितने पैसे हुए? 7,20,000 निकला यहाँ से। बात तो एक ही है, कहने के दो मुख्तलिफ अंदाज हैं। अकाउंट शो नहीं हो रहा, ये आपको स्क्रीन पे किताब शो हो रही है? किताब के ऊपर ही मैं, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, जी ठीक है, अभी अकाउंट शो हो जाता है। ओके, सो मेरे पास दो तरीके हैं इसको अटेम्प्ट करने के। एक तरीका ये है कि मैंने ओपनिंग मटेरियल लिखा, परचेजेस लिखा, क्लोजिंग लिखा, तो बैलेंसिंग फिगर यूज निकल आई। दूसरा तरीका ये है कि मैंने डायरेक्ट यूज फाइंड कर लिया। फाइफो मेथड है, तो मैंने कहा अच्छा 4800 यूज हुआ है, 1000 इसमें ओपनिंग में से हो गया और 3800 करंट परचेज में से हो गया। तो दोनों तरह से जवाब आपका एक ही निकलेगा। कोई सवाल? ओके, तो रॉ मटेरियल ओपनिंग लिख लिया, रॉ मटेरियल परचेजेस लिख लिया, रॉ मटेरियल क्लोजिंग लिख लिया, तो हमारे पास रॉ मटेरियल यूज आ गया। अब मुझे और चाहिए है क्या? अब मुझे चाहिए है डायरेक्ट लेबर। अच्छा, ये आ रहा है टोटल पेरोल। इस पेरोल में से ये है 2,04,000 रुपए का, ये टोटल पेरोल है। इसमें से पेरोल ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी दिया हुआ है, पेरोल ऑफ सेलिंग एडमिन भी दिया हुआ है। ये सेलिंग एडमिन तो भाई सेलिंग और एडमिन है, और जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है वो एफओएच है, इनडायरेक्ट लेबर है। तो अगर मैं टोटल पेरोल में से एफओएच वाला पेरोल भी निकाल दूं, सेलिंग और एडमिन वाला पेरोल भी निकाल दूं, तो बाकी क्या बचेगा? डायरेक्ट लेबर बच जाएगी। तो हमने यहाँ पे 2,04,000 के टोटल पेरोल में से प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20,000 के माइनस कर दिए और 40,000 की एडमिन और सेलिंग माइनस कर दी। तो हमारे पास जवाब क्या आया? 1,44,000। ये क्या है? ये डायरेक्ट लेबर है। तो हमने यहाँ पे आके डायरेक्ट लेबर लिख दी 1,44,000। दोनों को जमा कर दें, क्या जवाब आया? ये क्या बन गई? ये बन गई प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हमने जमा करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड। स्क्रीन बेटा अब तो शो होनी चाहिए, बिल्कुल शो हो रही है स्क्रीन में एक दफा।
दोबारा कर देता हूँ। ओके, अब मुझे चाहिए FOH। यहाँ पे एक बात बताई गई है, ये अभी रेलेवेंट नहीं है, चलें ये बाद में बताऊंगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। पेरोल ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। और ये डेप्रिसिएशन 80% रिलेट टू प्रोडक्शन, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। ये तीन चीजें हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड में जानी है। इन तीनों को ले लेते हैं। 5,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल है, 20,000 का पेरोल है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन। इनडायरेक्ट मटेरियल है 5,000 का, 20,000 का पेरोल है प्रोडक्शन सुपरवाइजर वाला, और 80% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 48,000 की, उसका 80% लेना है हमने, 38,400। ये मैंने कैसे लिया? 48,000 का 80%। तो तीनों को जमा कर लें। और कहाँ दिए हुए? ये दिए हुए प्रोडक्शन एक्सपेंस 39,600 के। 39,600 के जी। 1,03,000 पूरा। ये हमारे पास आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको भी जमा कर लीजिए। ये क्या कहलाएगी? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, 9,67,000। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है कोई नहीं, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है कोई नहीं, तो यही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आई। अब हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमने लिखा सेल्स लेस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ऐसे ही है। सेल्स, अच्छा ऐसे मैं बताता हूँ ये पूरा करके। सेल्स सबसे आखिर में दी हुई है, 5,000 यूनिट है 12,50,000 के। अब यहाँ पे देखिए हमें ओपनिंग फिनिश गुड भी दी हुई है 800 यूनिट 1,60,000 के। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने ऊपर निकाली है 9,67,000 की। ऐसी है, यही है ना? अभी हमने निकाली है 9,67,000 की है। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ले ली, ओपनिंग फिनिश गुड ले ली। अब क्लोजिंग फिनिश गुड हमें माइनस करनी है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगी। ये एक आखिरी आइटम रह गई है, इसके आगे कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगी
और फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लूं तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाएगा। उसके बाद मैं एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये काम रह गया। अच्छा, एडमिन एंड सेलिंग भी आपके पास मौजूद है। अगर आप देखें तो ये पेरोल रिलेटिंग टू एडमिन सेलिंग है और ये सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस है और ये जो इनका 20% है। ये तीन चीजें हैं, है ना। पेरोल रिलेटिंग टू सेलिंग एडमिन है 40,000, फिर सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं 35,400 के और 20% डेप्रिसिएशन है 9600 की। तो टोटल कितना हुआ? 10, 35, 45, 85,000। नहीं जी, सब कुछ मुकम्मल है। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए है, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अब हम सवाल पे आते हैं और जरा सवाल को तसल्ली से सीखते हैं कि इसके अंदर नई बात क्या थी। पहली चीज, सवाल में ये बताया गया है 1 kg of raw material is used to manufacture 1 unit of finished goods। इसका मतलब है 1 किलो रॉ मटेरियल से 1 किलो फिनिश गुड बनती है, 1 यूनिट फिनिश गुड बनता है। अच्छा, रॉ मटेरियल हमारे पास ओपनिंग में कितना था? 1000, और हमने रॉ मटेरियल बल्कि यूज कितना किया इस दफा? 4800। हमने इस दफा रॉ मटेरियल यूज कितना किया? 4800। तो 4800 केजी रॉ मटेरियल से कितने यूनिट फिनिश बने होंगे? 4800 ही बने होंगे। और 800 यूनिट हमारे पास पहले से पड़े हुए थे। इसका मतलब है कुल यूनिट हमारे पास कितने होने होंगे? 5600। और हमने उसमें से 5000 बेच दिए हैं, तो 600 यूनिट इसका मतलब है कि हमारे पास बच गए होंगे। तो हमें एक तो ये समझ में आ गई कि हमारे पास फिनिश गुड इन्वेंट्री बची कितनी है। मैं इसका फार्मूला कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। यूनिट्स ओपनिंग प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड लेस यूनिट्स क्लोजिंग इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है, ओपनिंग फिनिश गुड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड इज कॉस्ट ऑफ सेल। बस फर्क ये है कि मैंने यहाँ रुपयों के बजाय यूनिट्स लिखनी है। फिनिश गुड के ओपनिंग यूनिट इतने थे, इतने यूनिट मैन्युफैक्चर किए, लेस इतने यूनिट बच गए, तो बाकी किधर गए? सेल हो गए। ओपनिंग में यूनिट हमारे पास थे 800, हमने 4800 यूनिट और बनाए और 5000 यूनिट हमने बेच दिए, तो कितने यूनिट बचे होंगे? सामने आ गया जवाब, 4800 जमा 800 5600, कुछ माइनस करूं तो 5000 आ जाएगा। क्या माइनस करूं तो 5000 आ जाएगा? 600 माइनस करूंगा तो 5000 आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से भी इक्वेशन को हल कर सकता हूं। आप चाहें तो इसको इक्वेशन के अंदाज में भी लिख सकते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड प्लस मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। अब आप इसके अंदर इस इक्वेशन में डाटा प्लग इन कर लें तो आपके पास यूनिट्स फाइंड हो सकते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड लिख दें, मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड लिख दें, क्लोजिंग फिनिश गुड लिख दें, तो यूनिट सोल्ड निकल आएगा। यूनिट सोल्ड लिख दें, ये तो बाकी जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो निकल आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट सोल्ड अवेलेबल थे, मैन्युफैक्चर्ड भी अवेलेबल थे, ओपनिंग भी अवेलेबल थे, बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आई? क्लोजिंग फिनिश गुड यूनिट निकल आए। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि 600 यूनिट ऑन हैंड है। अब मुझे उन 600 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। ये अगला अहम नुकता आ रहा है।
कि जो फिनिश गुड मेरे पास बची पड़ी है उसकी फी यूनिट कॉस्ट क्या है। बताइए कैसे निकालूं फी यूनिट कॉस्ट। आइदर फाइफो मेथड लगाऊंगा या वेटेड एवरेज लगाऊंगा, क्योंकि इन्वेंट्री का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हम पढ़ के आए कि फिर इन्वेंट्री को फाइफो या वेटेड एवरेज किसी एक तरीके से निकाला जाता है। अब बताइए इस क्वेश्चन में मुझे अपनी फिनिश गुड की कॉस्ट निकालनी है फाइफो या वेटेड एवरेज से, तो कैसे निकालूंगा। अगर तो निकालनी है फाइफो मेथड से तो वजह दीजिएगा, अगर तो निकालनी है फाइफो मेथड से तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड कर दूंगा तो यूनिट कॉस्ट निकल आएगी फाइफो से। क्यों फाइफो से, इसीलिए कि जो ओपनिंग में थे वो तो बिक गए, तो जो बचे होंगे वो कौन से वाले बचे होंगे, जो करंट प्रोड्यूस हुए हैं। तो जो करंट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है 9,67,000, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड कर दूंगा तो एक यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी। फाइफो का तो यही मतलब है ना, जो बचा है वो मौजूदा साल वाला बचा है, ओपनिंग वाला तो बिक गया है। लेकिन अगर मुझे निकालनी है वेटेड एवरेज, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहूंगा ओपनिंग फिनिश गुड्स जमा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट जमा यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो वेटेड एवरेज निकल आएगी। आइए इसकी 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 पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। फाइफो से फिनिश गुड्स पर यूनिट निकालते हैं। मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 9,67,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है 4800। इस दफा 4800 बनाए हैं ना, पर यूनिट निकाल दीजिए 201। ये मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड निकल आई फाइफो मेथड से। फर्स्ट थिंग, तो जो बची है वो इस दफा वाली बची है, और इस दफा वाले की पर यूनिट क्या है 201.45। अच्छा, अगर मुझे निकालनी होती वेटेड एवरेज से फिनिश गुड पर यूनिट कॉस्ट, फिर मैं क्या करता, मैं कहता ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ओपनिंग फिनिश गुड कितने की है, ओपनिंग फिनिश गुड है 1,60,000 की, जमा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 9,67,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट से 800 और हमने बनाया है इस दफा 4800, कर दीजिए 11,27,000 डिवाइडेड बाय 5600 201 तो अगर वेटेड एवरेज से निकालता तो 201.25 पर यूनिट निकल आती। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन है कि इस सवाल में कैसे करना है, इस क्वेश्चन में कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, क्या क्वेश्चन में कहीं ऐसी कोई बात बताई हुई है कि फिनिश गुड को किस तरह करना है। उसने बताया है, उसने कहा है द फिनिश गुड इन्वेंट्री इज मेजर्ड यूजिंग पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। फिनिश गुड को कैसे मेजर करना है, वेटेड एवरेज मेथड से करना है। अलबत्ता आगे उसने एक और बात आगे कर दी है, कहा है यूजिंग प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट, यूजिंग प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या बताना था, तो क्यूएम के बाद में काउंटिंग क्लास में थे, मुझे तो लिखा हुआ था, मुझे तो बताया हुआ था। अच्छा चलें,
अभी हमें कंप्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व किए हमने। तो फिनिश गुड की वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे निकालनी है, वेटेड एवरेज से। कैसे निकालनी है, वेटेड एवरेज से, यूजिंग प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट। ये है नई बात जो एक और आ गई है। अभी तक जो हमने वेटेड एवरेज निकाली है, ये आपके सामने वेटेड एवरेज है। अभी तक जो हमने वेटेड एवरेज निकाली है, ये वेटेड एवरेज प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट से नहीं निकली है। अब ये प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, इसको समझते हैं। जब आपके पास, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में किसी में ये पढ़ा था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जरूरी नहीं है, ओवरहेड्स भी हो सकते हैं जो कि कोई 4 महीने बाद लगते हो और कोई साल बाद लगते हो। तो अगर हम हर महीने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को बुनियाद बनाना शुरू कर दें तो रिजल्ट डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी महीने में आपका बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है और किसी महीने में आपका बिजली का बिल कम आ जाता है। सर्दी और गर्मियों का फर्क होता है कि नहीं होता। आपने तो पूरे साल एक एवरेज कीमत रखनी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि यार सर्दियों में मैं आपको चाय दूंगा 40 रुपए का कप और गर्मियों में दूंगा 35 रुपए का कप, क्योंकि सर्दियों में एसी नहीं चल रहा होगा। नहीं, आपने तो पूरा साल एक ही कप की कीमत रखनी है। आप क्या करते हैं फिर, आप पूरे साल की एवरेज आउट कर देते हैं, पूरे साल के खर्चों को एवरेज आउट कर देते हैं और वो एवरेज करके एक रेट निकाल लेते हैं। आप कहते हैं यार मेरा रेट ये है क्या, मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल का 20% मेरे ओवरहेड्स होते हैं। ये कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगा कि आपने पूरे साल का एक एस्टिमेट लगाया। आपने कहा यार पूरे साल में मेरा रॉ मटेरियल खर्च होगा ₹1,00,000 का और पूरे साल के मेरे ओवरहेड होंगे 20,000 रुपए के। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज मेरे ओवरहेड रॉ मटेरियल का 20% होंगे। ये एक जुगाड़ लगा ली मैंने। एक और जुगाड़ बनाते हैं। मैंने कहा यार पूरे साल में मैं 5,000 घंटे काम करूंगा, मेरी फैक्ट्री 5,000 घंटे चलेगी और पूरे साल के जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे लेट से वो 5 लाख रुपए के होंगे। तो मैंने कहा अच्छा 5,000 और 5 लाख तो 100 रुपया फी घंटा हो गया भाई। 5 लाख रुपया 5,000 घंटे में लगेंगे तो एक घंटे का 100 रुपया हो गया। तो मैंने एक जुगाड़ लगा ली। मैंने कहा अच्छा भाई इसका मतलब है फी घंटा 100 रुपया मेरे होंगे। अंदाजा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मेरी लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो आएगी 40 लाख रुपए की साल की और मेरे फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे 20 लाख रुपए साल के। इसका मतलब है ऑन एवरेज मेरी लेबर कॉस्ट का 50% मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। ये जो जितनी भी मैं जुगाड़ बना रहा हूं ना, इसको बोलते हैं प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट। यानी हमने पहले से ही तय कर रखा है प्री डिटर्मिन्ड कि यार जो मेरी लेबर कॉस्ट होगी ना उसका 50% फैक्ट्री ओवरहेड डाल दे। तू भाई डाल दे, लगे या नहीं लगे तू 50% डाल दे, क्योंकि मैंने एक हिसाब पहले से लगा रखा है कि पूरे साल में मेरी लेबर कॉस्ट। ओके, तो मैं ये कहता तो हमने ये जो पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है इसको बोलते हैं प्री डिटर्मिन्ड रेट। और हम क्या करते हैं, हम प्री डिटर्मिन्ड रेट की बुनियाद पे अपने एफर्ट्स डाल देते हैं। अब इस क्वेश्चन में प्री डिटर्मिन्ड एफर्ट्स पहले से दिए हुए हैं। वो कहता है हमने पहले से हिसाब लगाया हुआ है, हमारे ₹1,00,000 के ओवरहेड लगेंगे 5,000 यूनिट बनाने के ऊपर। इसका मतलब है फी यूनिट कितने ओवरहेड लगेंगे 20 रुपए। हमने पहले से हिसाब लगा रखा है हमारी एवरेज क्या आएगी 20 रुपए पर यूनिट। हमने फिनिश गुड की वैल्यू निकालते हुए प्री डिटरमिन्ड यानी 20 रुपए ओवरहेड डालना और ओवरहेड नहीं डालना, न कम न ज्यादा। 21 रुपए लगे तो भी हमने 20 ही लेने, 19 रुपए लगे हमने 20 ही लेने। अच्छा समझ रहे? लिहाजा अब मैं क्या करूंगा, अब तो वजह दीजिएगा।
ऐसी सूरत हाल में जब मुझे प्री डिटरमिन्ड रेट इस्तेमाल करना हो तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये जो फैक्ट्री ओवरहेड 1,03,000 रुपए के एक्चुअल लगे हैं, हम ये नहीं लेंगे। हम कौन से लेंगे? प्री डिटरमिन्ड। लिहाजा हम इस सारे की जगह पे हाँ लेंगे 1,00,000 प्री डिटरमिन्ड। अब हमारी ये जो एक्चुअल कॉस्ट, अब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ जाएगी? 967 की जगह 9,64,000 है ना। ये 9,64,000 कैसे आई है? प्री डिटरमिन्ड रेट के जरिए। ठीक है, और अब हम जाके वेटेड एवरेज निकालेंगे प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड की बुनियाद पे। अच्छा यहाँ सॉरी, एक करेक्शन, सॉरी। लाख रुपया था 5,000 यूनिट का, हमने कितने यूनिट बनाए हैं? 4,800। प्री डिटरमिन्ड 4,800 के हिसाब से डालेंगे ना, तो 4800 यूनिट बनाए हैं और एक यूनिट पे कितने ओवरहेड है? 20 रुपए के। भाई लाख रुपए पे 5,000, 20 रुपए ही बनते हैं? नहीं यार, 2 रुपए नहीं बनते। नहीं 20, हाँ सॉरी 20 रुपए। तो 48 20 कितने हुए? 96,000। हम 96,000 रुपए के प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? 864 जमा 96, 9,60,000। अब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या निकली है? 9,60,000। ओके, अब आगे हम निकालते हैं वेटेड एवरेज। ये ओपनिंग फिनिश गुड 1,60,000 की, और यहाँ पे 9,67 की जगह क्या लेंगे? 9,60,000 पर यूनिट निकाल दीजिए। ग्यारह लाख 20,000 तकसीम 5600, 200। हमारे पास फिनिश गुड की पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई? 200 रुपए। हमने यहां पे आके फिनिश गुड कितने यूनिट है हमारे पास? 600, और एक यूनिट कितने का है? 200 का। कितने पैसे बन गए? 1,00,000। अब जरा सब बहुत तवज्जो देनी है, यहाँ पे मैं इसको खत्म कर दूंगा। अभी ऊपर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कितनी निकाली थी? 9,60,000। अभी निकाली, वो देखिए नजर आ रही है ऊपर, 9,60,000 यूजिंग द प्री डिटरमिन्ड रेट। लेकिन एक्चुअल कितनी थी? हमने यहाँ एक्चुअल लेनी है 9,60,000 वो वाली, और 7,000 जो अंडर अप्लाइड था। यानी जब हमने प्री डिटरमिन्ड रेट लगाया तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने के लिए? 96,000 के, है ना। एक्चुअल कितने थे? 1,03,000 के। तो 7,000 से कम लिखे थे कि नहीं लिखे थे? वो 7,000 भी आके डाला। 9,60,000 ये वाला लाके डाल दिया, और फिर 7,000 जो एक्चुअली हमने कम लिखा वो भी आके डाला। देखो खर्चा तो हुआ है कि नहीं हुआ? फिर फिनिश गुड की वैल्यू बदल जानी थी ना, बदल तो जानी थी ना। अब फिनिश गुड की वैल्यू निकली है 9,60,000 की बुनियाद पे, 67 की बुनियाद पे नहीं निकली। ये जो हमने 1,20,000 निकाली है, ये किस वैल्यू की बुनियाद पे निकाली है? 9,60,000 की, 967 की बुनियाद पे नहीं निकाली। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से ही तो फिनिश गुड निकलती है। बाद में क्या है या पहले का है? हमने अब करना ऐसे ही है। तो हमने क्या किया? हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को
यूजिंग द प्री डिटरमिन्ड रेट बनाया और फिर उसकी बुनियाद पे हमने आके कॉस्ट ऑफ सेल में डाला और फिर हमने कहा अच्छा ऊपर हम 9,60,000 ले चुके हैं, असल खर्चा तो 9,67 है, तो 7,000 का खर्चा हमने नहीं रिकॉर्ड किया, हमने वो भी आज आके रिकॉर्ड किया और पूरा 9,67 कर दिया उसे। और फिर अब इसको हल कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी 1,00,7,000, तो 12,50,000 ने फिर 10,07,000, क्या जवाब आया? 243, 2,43,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से 85,000 के एडमिन सेलिंग के खर्चे माइनस कर दें, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो प्री डिटरमिन्ड रेट ऐसे अप्लाई होता है। अब आपको मैं एक दफा तरतीब से फिर बताई देता हूं। जब अब आप अपने लिए एक असूल वजह कर लें कि अगर आपको क्वेश्चन में प्री डिटरमिन्ड रेट दिया हुआ हो तो आप प्री डिटरमिन्ड रेट ही लगाएं। आप अपनी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालें और फिर फैक्ट्री ओवरहेड को प्री डिटरमिन्ड रेट से निकाल दें। प्री डिटरमिन्ड रेट से कितनी निकली है? 96,000। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालें, उसकी बुनियाद पे कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाएं और फिर प्री डिटरमिन्ड से निकले हुए एफओएच और एक्चुअल एफओएच का जो डिफरेंस है वो भी यहां आके डालें और फिर आगे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस बना दें। ये तरीकाकार है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्री डिटरमिन्ड रेट को इस्तेमाल करने का। ठीक है, एक दफा इसको फिर से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोई सवाल होगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से मुकम्मल होता है। कल इसी क्वेश्चन की मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा, फैक्ट्री लेजर वाला जो मामला था, इसी की एंट्रीज कराऊंगा तो आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि इसी की एंट्रीज कैसे चल रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।